रशीद जो है बज़ाहिर तो वो एक मजहबी शख्स था, जिहादी तंजीम से ताल्लुक़ था, लेकिन उसको एक बहुत बुरा चस्का लगा हुआ था। क्या करता था, इसने बहुत सी मजबूर औरतों को इसने अपने जाल में फंसाया हुआ था और उनसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए हुए थे। मौलवी यासीन की बीवी राबिया रहती थी, उसके साथ भी इसने सेटिंग करने की कोशिश की। राबिया एक अच्छी खूबसूरत औरत थी, इसने उसको डोले डालने शुरू किए, लेकिन रशीद चूँकि एक बदनीयत इंसान था, उसके दिल में तो कुछ और चल रहा था, तो वो बाज नहीं आया। रशीद ने प्लान किया कि इससे पहले कि मौलवी यासीन की वालदा उसे कुछ बताए, उसका हमेशा के लिए मुंह बंद कर देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक ऐसे शख्स की स्टोरी आपसे शेयर करने लगा हूँ जो कि बज़ाहिर एक मजहबी और जिहादी तंजीम से उसका ताल्लुक़ था, दीनदार था, और जो लोग उसे देखते थे वो समझते थे कि ये एक बहुत ही आइडियल किस्म का मजहबी शख्स होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक़ एक जिहादी तंजीम से था और वो दहशतगर्दी की बहुत सी कार्रवाइयों में भी इन्वॉल्व था। लेकिन ये चेहरा उसका बहुत कम लोगों के सामने था। लेकिन एक और चेहरा भी था उसका, वो अखलाकी गिरावट का शिकार एक ऐसा शख्स था जो कि बज़ाहिर जिहादी तंजीम के लिए काम करता था, लेकिन साथ साथ एक बहुत ही घटिया काम वो ये करता था कि उसकी जिहादी तंजीम के जो भी लोग दहशतगर्दी करते हुए मारे गए, जेलों में थे, या जो भी उसे जिहाद समझ के करते रहे उसमें मारे गए, तो उनकी फैमिलीज़ की देखभाल वो करता था। ये उसकी तंजीम की तरफ से उसकी जिम्मेदारी लगाई गई थी और ये घरों पर जाके जो उनके शहीद थे जिहादी तंजीम के, जिनको शहीद कहते थे, उनके घरों पे जाके माली मदद करता था। जो भी वजीफ़ा उनकी तंजीम से मुकर्रर था वो उनके घरों पे पहुंचाता था। इसके अलावा जो लोग जेलों में बंद थे उनके लिए कानूनी मदद के लिए वकला का इंतज़ाम करना, उनकी जो पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें इसकी ज़िम्मे थी। और ये कराची में TTP के एक नेटवर्क से इसका ताल्लुक़ था और बुनियादी तौर पे वज़ीरिस्तान से इस शख्स का ताल्लुक़ था। और जब 9/11 से पहले इसने बड़ा टाइम गुजारा था अफ़गानिस्तान में और वहाँ पे उस्ताद भी रहा था। इसी का एक साथी था, दोस्त था, इससे सीनियर था। इस शख्स का नाम, जिसका मैं आपको बता रहा हूँ, इसका नाम रशीद था और दूसरे का नाम मौलवी यासीन था। अब ये इनके असल नाम नहीं है, इनकी उर्फियतें हैं और मैं उर्फियत इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जो उसके रीज़न ये कि जब आप पूरी स्टोरी सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं इखलाकी तौर पर इनका नाम क्यों ज़ाहिर नहीं करना चाहता। बहरहाल मौलवी यासीन भी उस्ताद था अफ़गानिस्तान में, रशीद भी उस्ताद था, और ये दोनों 9/11 से पहले भी अफ़गानिस्तान में एक्टिव रहे थे। और जब जनरल मुशर्रफ के टाइम में, जब पाकिस्तान में जिहादी तंजीमों ने अपना जहाद के लिए और अपनी कार्रवाइयों के लिए मैदान बनाया और पाकिस्तान में मैदान जंग बनाया, तो सारा जोर था फिर पाकिस्तान पे आ गया और वज़ीरिस्तान और उससे मुल्क का जितना एरिया थे वो फिर दहशतगर्दी और जिहादी ट्रेनिंग कैंप करार पाए। वहाँ पे पूरे मुल्क से लोग जाते थे, ख़ास तौर पे नौजवान बच्चे जाते थे और वहाँ पे दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करते थे। और फिर पूरे मुल्क में जो भी दहशतगर्दी होती थी उसके ताने बाने आखिरकार वज़ीरिस्तान से मिलते थे। मौलवी यासीन जो था ये भी उस्ताद रहा था, लेकिन फ़िलहाल वो वज़ीरिस्तान में था। और जब वज़ीरिस्तान में ये जो मैं जिस अरसे की बात कर रहा हूँ, ये 2007 और 8 के दरमियान की बात है। उस ज़माने में चूँकि ऑपरेशन चल रहे थे वज़ीरिस्तान में भी, तो बहुत से लोगों ने वज़ीरिस्तान छोड़ के मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चले गए थे, लेकिन मौलवी यासीन वहीं था। रशीद की ड्यूटी कराची में थी और मौलवी यासीन की जो फैमिली थी वो भी इसने कराची शिफ्ट की थी, इसलिए कि आए रोज़ वहाँ पे फौजी ऑपरेशन होते थे, मिसाइल अटैक होते थे, तो उससे बचाव के लिए इसने फैमिली को कराची शिफ्ट कर दिया था, जहाँ इसकी वालदा और इसकी वाइफ ये कराची में रहते थे, कुआरी कॉलोनी के इलाके में। कुआरी कॉलोनी मंगू पीर के एरिया में है और इनका 2 कमरे का छोटा सा एक घर था, बहुत ही छोटा घर था, 2 कमरे थे, एक सैन था और वहाँ इसकी बीवी और इसकी वालदा रहती थी। वालदा इसकी बीमार थी बहुत ज़्यादा और आसपास इनके और रिश्तेदार भी रहते थे, लेकिन ये है कि चूँकि
लोगों को, जो इसके अपने रिश्तेदार थे सिर्फ उनको पता था, या गांव के कुछ लोग थे उनको पता था, लेकिन उस पूरे एरिया में इतना होल्ड था टीटीपी का कि इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकालना चाहता था। जाहिर है जान का खौफ। और कभी कभार मौलवी यासीन कराची आता था, लेकिन फैमिली उसकी यहीं रहती थी। रशीद जो है, रशीद किसी और एरिया में रहता था, लेकिन उसका मुस्तकिल आना जाना ज़्यादातर कुंवारी कॉलोनी में होता था, मंगो पीर में होता था, लेकिन वो औरंगी टाउन में किसी जगह पे रहता था। तो लेकिन वो जब मौलवी यासीन अपनी फैमिली के लिए जो पैसे भेजता था, जो भी उसके ज़राए थे, जो भी तंजीम उसको पैसे देती थी घर के खर्चे के लिए, इसलिए कि उसने तो अपनी पूरी लाइफ उसने वक्फ की हुई थी तंजीम के लिए, टीटीपी के लिए, और ये महसूद थे। रशीद जो है वो लेके आता था पैसे और उसके घर पे देता था। तो रशीद का अपना नेटवर्क भी था कराची में, मुख्तलिफ इलाकों में। ये वज़ीरिस्तान में ये फ़ौज पे हमलों में भी रहा था, कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई की थी, लेकिन अब चूँकि कराची के नेटवर्क से मुंसलिक था, तो ये सब कुछ इसके जो भी जिम्मेदारियाँ थी कराची में थी। कभी कभार ये भी ऊपर जाता था वज़ीरिस्तान की तरफ, लेकिन ये इसकी असल जिम्मेदारी कराची में थी। वो मैं बता चुका हूँ कि इसके ज़िम्मे जो शौदा की फैमिली और जो इनके टीटीपी के जो कैदी थे, जिनको असीर कहते थे, ये उनके लिए कानूनी मदद के लिए पैसे वगैरह का इंतज़ाम करना सब ये करता था। फंडिंग का उस वक्त एक ऐसा निज़ाम बना हुआ था कि पूरे कराची में अखबार बिरा तावान होती थी, बैंक रॉबरीज होती थी, डकैतियाँ होती थी, तावान लिया जाता था, भत्ता लिया जाता था, और वो जितना भी नेटवर्क था उसका रशीद एक हिस्सा था, और वही नेटवर्क रशीद को खर्चे के लिए और इन फैमिलीज़ के लिए पैसे भी फराहम करता था, और जो भी इसको फंड चाहिए होते थे उसी नेटवर्क के ज़रिए मिलते थे। अब होता ये है कि रशीद जो है बज़ाहिर तो वो एक मजहबी शख्स था, जादी तंजीम से ताल्लुक़ था, लेकिन उसको एक बहुत बुरा चस्का लगा हुआ था। और वो चस्का क्या था कि वो बहुत सी फैमिली से जब मिलता था तो ज़्यादातर वो लोग थे जिनके मारे गए थे जंगों में, अफगानिस्तान में, कोई वज़ीरिस्तान में, तो उनकी फैमिलीज़ कराची में थी। तो उनमें से कुछ ऐसे लोग थे, ऐसी फैमिलीज़ थी जिनमें सिर्फ औरतें थी। तो अब ये बड़ा तेज़ तरार बातूनी और बड़ा ही मक्कार किस्म का शख्स था। तो इसने एक क्या करता था, इसने बहुत सी मजबूर औरतों को इसने अपने जाल में फंसाया हुआ था और उनसे नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए हुए थे, और ये उसको एक आसान शिकार समझ के ये सारी चीज़ें कर रहा था, और वो बात अभी तक खुली नहीं थी कहीं। इसने यही काम किया। मौलवी यासीन की बीवी राबिया रहती थी, उसके साथ भी इसने सेटिंग करने की कोशिश की, और अक्सर ये जब पैसे देने आता था या किसी बहाने से उसने राबिया को देखा था। राबिया एक अच्छी खूबसूरत औरत थी, और मौलवी यासीन की उम्र 35-36 साल की, लेकिन राबिया बहुत छोटी थी, कोई 22-23 साल की लड़की थी। तो बहरहाल ये इसने उस पर डोरे डालने शुरू किए, और राबिया जो थी वो इतनी तेज तरह थी नहीं, वो इसकी उस बातों में इसकी आ गई, लेकिन अभी इनका बातों की हद तक ताल्लुक था और कोई ऐसा गलत किस्म का कोई ताल्लुक कायम नहीं हुआ था। अब रशीद हफ्ते में 2-3 दफ़ा बहाने से आता था, कभी पैसे लेके आता था, कभी कोई चीज़ पहुंचा के जाता था। तो जो राबिया की सास थी, मौलवी यासीन की वालदा, वो एक तजुर्बाकार औरत थी और मजहबी औरत थी। उसे ये अच्छा नहीं लगता था कि हर दूसरे तीसरे दिन आ जाए। उसने इसे मना किया कि भाई आप जो भी काम हो आप फ़ोन किया करो मुझे। अब फ़ोन घर में एक ही था, जो उसकी वाइफ राबिया इस्तेमाल करती थी, वो इसकी वालदा मौलवी यासीन की वो भी यूज़ करती थी। तो उसने कहा कि आप फ़ोन करके आया करो और आप मुझसे मिला करो, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि मेरी बहू से बात करो। तो और उसने सख्ती से मना किया और कहा कि जब भी आना हो आप मुझे कॉल करके आओगे। लेकिन रशीद चूँकि एक बदनीयत इंसान था, उसके दिल में तो कुछ और चल रहा था, तो वो बाज नहीं आया। और एक दिन होता ही है कि मौलवी यासीन की वालदा वहीं मोहल्ले में अपने रिश्तेदार के घर में गई हुई थी। पीछे से रशीद आता है और उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसकी मौलवी यासीन की वाइफ से उसने उसको कुछ पैसे भी दिए और उससे बात करने लगा। और अब वो लड़की थी, वो उससे बात कर रही थी, वो भी। इतने में मौलवी यासीन की वालदा आ गई। उसने देखा तो उसने इसको गालियाँ दी, बुरा भला कहा, और उसने कहा कि अगर तुम बाज नहीं आ रहे, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया कि तुम इस तरीके से नहीं आओ।
और तुम बाज नहीं आ रहे तो मैं अपने बेटे को शिकायत करूंगी। अब ये चीज़ ऐसी थी कि रशीद डर गया, रशीद चला गया, माफ़ी मांगी, उसने कहा नहीं मैं पैसे देने आया, तो जो भी उसने बहाना किया वो वारल चला गया यहाँ से। राबिया की सास ने उसे भी बुरा भला कहा, उसे भी डांटा और उसको कहा कि अगर तुम आइंदा ये आए तो इसे दरवाज़ा ही नहीं खोलना। तो बहरहाल वो लड़की भी डर गई और वो उसने भी माफ़ी मांगी, लेकिन उसने ये जाहिर किया कि भाई ये मेरे भाई की तरह है और मेरा इससे कोई चक्कर नहीं है। रशीद चला तो गया, लेकिन उसे बड़ा गुस्सा भी था और डर भी था। उसे खौफ ही था कि अगर मौलवी यासीन को उसकी वालिदा ने शिकायत कर दी तो इसके लिए बड़ा मसला हो जाएगा। और चूंकि वो पहले इस किस्म की बहुत सी चीज़ें कर चुका था और तंजीम में अगर इस किस्म की कोई बात खुलती है तो फिर तो इसके लिए ज़िंदा रहना मसला था, इसको मार दिया जाता या इसके साथ जो भी होता वो इसको अपना अंजाम पता था। रशीद ने प्लान किया कि इससे पहले कि मौलवी यासीन की वालिदा उसे कुछ बताए, उसका हमेशा के लिए मुंह बंद कर देना चाहिए। मौलवी यासीन का जो घर था वो क्वारी कॉलोनी में निस्बतन एक साइड पर था और थोड़ा सा घर तो थे आसपास, लेकिन थोड़े से फासले पे एक घर था और निस्बतन थोड़ा सा सुनसान था। तो रशीद ने फैसला किया कि जो भी करना है आज ही करना है, अगर बात खुल गई तो बहुत मसला हो जाएगा। रात के 3 और 4 बजे के दरमियान ये गया है वहाँ पर और ये दीवार फांद के उस घर में कूदा है। उसे पता था कि मौलवी यासीन की वालिदा किस कमरे में होती हैं। ये गया और इसने जाहिर सो रहे थे सारे, ये घुस गया उसमें, दरवाज़ा खुला हुआ था, अंदर जाके इसने यासीन की वालिदा का गला घोंट के मुंह पे तकिया रखा और बूढ़ी औरत थी, बीमार थी, होगी तकरीबन 80 साल उम्र थी। उसने गला दबा के उसको कत्ल कर दिया और चूंकि वो कुछ कर ही नहीं सकी, हिल ही नहीं सकी अपनी जगह से, ये ताकतवर था और उसका गला दबा के ये जब निकलने लगा तो थोड़ी सी हिलजुल की आवाज़ आई, जिस पर राबिया उठी और लेकिन रशीद उस वक्त तक अपना काम मुकम्मल कर चुका था और रशीद फिर भागा वहाँ से। जब तक राबिया उठ के आती, रशीद ने बैरूनी दरवाजे की कुंडी खोली और निकला। तो इतनी देर में जब राबिया बाहर निकली तो उसे दरवाज़ा खोल के एक शख्स भागता हुआ नजर आया। तो इसने शोर किया और इसको अंदाज़ा नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा शक था कि शायद ये रशीद है, लेकिन इसने शोर किया और लेकिन उस वक्त तक रशीद निकल के भाग चुका था और वो निकल के गलियों में से निकलता हुआ आगे चला गया। तो जब इसने अपनी सास के कमरे में जाके देखा तो इसकी सास तो मरी पड़ी थी, हिलाया जुलाया इसने, वहीं इसने रोना पीटना शुरू किया, डर गई और इसने जो मोहल्ले में इसके रिश्तेदार थे इसने फ़ोन भी किया और जल्दी से भाग के गई। थोड़े फासले पे घर था इसके रिश्तेदार का, वहाँ इसने दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें इतला किया, अपने शौहर को फ़ोन किया, उसे बताया, लेकिन इसने रशीद का नाम नहीं लिया क्योंकि उसे कंफर्म भी नहीं था और उसे पता नहीं था कि हुआ क्या है। मोहल्ले वाले आए, रिश्तेदार आए, उन्होंने आके देखा, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई, पुलिस ने भी देखा कि गला दबा के किसी ने मारा है और उन्होंने राबिया से भी पूछ की और उसे अपने साथ थाने ले गए। लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था, उसे अंदाजा ही नहीं था, लेकिन वो उसने रशीद का नाम लिया, न कोई बात की और बहरहाल वही इलाके का एक मौजूद शख्स था। फिर वो राबिया को पुलिस से अपनी जमानत में छुड़ा के भी लाया और उसने वादा किया कि जब पुलिस को इसकी ज़रूरत होगी वो थाने में पेश कर देगा। जब राबिया वापस अपने घर आई है तो उसके शौहर ने उससे फ़ोन पे बात की, तमाम तफसील पूछी उससे, लेकिन राबिया ने उसे भी रशीद के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। डरी हुई थी कि खामखा अगर मेरे शौहर को पता चलता है तो रशीद के तो चलो जो होगा सो होगा, तो मेरी मुसीबत आ जाएगी, मेरे लिए भी अजाब हो जाएगा और हो सकता है कि उसका शौहर उसको भी मार देता। ये उसको खौफ था। मौलवी यासीन ने अपनी वाइफ राबिया को वहीं मोहल्ले में उनके करीबी रिश्तेदार थे, उनके घर उसने मुंतकिल कर दिया और उसने फैसला किया कि वो कराची आए, कराची आकर अपनी वाइफ को अपने साथ ले जाए। रशीद जो था वो 10-12 दिन से आ ही नहीं रहा था, लेकिन उसी इलाके के लोगों ने बताया था कि इस किस्म का वाक़या पेश आया है। उसके अपने जो टीडीपी के कुछ लोग भी रहते थे वहाँ, उनकी फैमिली रहती थी, उसके ज़रिए इसको उन्होंने इत्तला भी दी थी और इसकी मौलवी यासीन से भी 2-3 मरतबा बात हुई थी और इसने अफसोस का इजहार भी किया था। अपनी जो भी इसने मदद के लिए इसने कहा कि कोई मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताना।
मौलवी यासीन ने इसे बताया कि जी मैं कराची आऊँगा और मैं अपनी वाइफ को साथ ले जाऊँगा। अब मौलवी यासीन की कोई औलाद तो थी नहीं, उसकी वाइफ थी जो कि करीबी रिश्तेदारों के घर उसने मुंतकिल कर दी थी। तो उसका प्लान ये था कि वो कराची आता और अपनी वाइफ को अपने साथ वज़ीरिस्तान ले जाता। रशीद के दिल में एक डर था कि अगर किसी तरीके से कोई बात खुलती है तो मैं मारा जाऊँगा, या तंजीम को अगर पता चल जाता है कि रशीद के ज़रिए काम हुआ है या रशीद ये काम कर रहा है तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। और उसे खदशा था कि राबिया जो है वो अगर अपने शौहर को बात बताती है तो पूरी तंजीम को बात पता चल जाएगी। और मौलवी यासीन एक कदावर शख्स था जिसका तंजीम में बड़ा उसका एक मुकाम था, तो ये डरता था कि अगर उसको पता चला तो मेरे लिए अजाब हो जाएगा। उसने फैसला किया कि मौलवी यासीन जब कराची आएगा तो ये उसको पकड़वा देगा, और यहीं से मेरी और मेरी टीम की एंट्री होती है इस काम में, इस केस में। मेरी पोस्टिंग उस CID में थी, तो हमारे नंबर, फ़ोन नंबर मीडिया के लोगों के पास होते थे और बहुत से इन्फॉर्मर्स के पास होते थे। बहुत से लोगों, पुलिस अफसरान के नंबर लेना कोई उनसे रब्ता करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। तो अब चूँकि हमारा सब्जेक्ट यही था, हम इसी पे काम कर रहे होते थे, टेररिज्म पे, TTP पे, तो TTP वालों के पास भी हमारे नंबर होते थे। तो रशीद की मुझे एक दिन कॉल आई, इसने अपना नाम कुछ और बताया मुझे, दाऊद इसने नाम बताया, और उसने मुझसे कहा कि जी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अच्छा, इसका चूँकि असल नाम हमें पता था और उर्फियत भी पता थी, लेकिन ये चूँकि दाऊद के नाम से बात कर रहा था और नए नंबर से बात कर रहा था, तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था। मुझे तो नहीं पता था कि असल शख्स कौन है, लेकिन बहरहाल इसने अपने आप को इन्फॉर्मर बताया कि जी मैं पुलिस की मदद करना चाहता हूँ। और इस सिलसिले में उसने बताया कि जी एक इन्फॉर्मेशन है, एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट वज़ीरिस्तान से कराची आ रहा है, उसे पकड़वा सकता है। तो मैंने कहा ठीक है आप मिलो, लेकिन ये मिलने से कतरा रहा था। और इसने कहा कि जी मैं अगर फ़ोन पे सारा काम करा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। और उसने कोई ख़ास मुतालबा भी नहीं किया, ज़्यादा पैसों का कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं किया। और उसके पीछे यही था कि इसका काम हो जाए किसी तरीके से। होता है ना कि अगर ज़्यादा पैसे मांग रहा है तो हो सकता है पुलिस वो काम ना करे, उसको ये खदशा था। लेकिन हम तो करते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, टेररिस्ट पकड़ने के लिए पैसे भी खर्च करते थे, फंड होता था बाकायदा पुलिस के पास, CTD के पास, CID के पास, इन चीज़ों के लिए। तो जब इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी तो इसको पता था कि मौलवी यासीन कब आ रहा है, इसलिए कि मौलवी यासीन के राब्ते इसके साथ थे। ये उस सेटअप का आदमी था जो कराची देख रहा था। तो इसने, मौलवी यासीन ने इसको बताया कि वो कब आ रहा है और उसका प्लान क्या है। तो जो इसने मौलवी यासीन से सुना वही बिल्कुल उसने परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दी, और हमने मौलवी यासीन को सोहराबगुर से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो वहाँ से बस के अड्डे से उतर के इसका इंतज़ार कर रहा था। अब इसका मुतालबा ये था, जब इसने इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी, इसने एक शर्त आयद की थी कि आपने जिन हाई प्रोफाइल टेररिस्ट है आपने इसको मारना है। तो और मारना है कैसे है, जब इससे पूछ आप कर लो, बेशक तसल्ली कर लो, लेकिन तो जिंदा नहीं छोड़ना, आपने मारना है, वरना ये मुझे मार देगा, इसलिए कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास है। और उसने ये बताया था कि जी मेरा ये अजीज़ है अपना, उसने कुछ ऐसा रोल नहीं बताया था। मौलवी यासीन कराची आया तो उसे हमने सोहराबगुर से उठाया और उसे जब ऑफिस ले गए तो उसे इंटरोगेशन में, पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब हमने उससे सख्ती के साथ इंटरोगेशन की तो उसने तमाम चीज़ें बताई, और वो काफ़ी चीज़ों में था। वज़ीरिस्तान में तो उसके थे काफ़ी काम, अफगानिस्तान में, वज़ीरिस्तान, और किडनैपिंग फॉर रैंसम जो DI खान से होती थी उसमें भी ये मुलविस था। तो जब उसने ये बताया तो उसने एक बात की, उसने कहा कि जी मुझे पकड़वाया है रशीद ने, और मुझे नहीं समझ आती कि उसने क्यों किया है, लेकिन रशीद खुद भी एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट है और बहुत सारी चीज़ों में है। अब गो के हमने तो नहीं माना कि हमें रशीद ने पकड़वाया, लेकिन मैंने उसके बारे में उससे इन्फॉर्मेशन दी तो उसने रशीद के बारे में बताया कि वो बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व है। कराची का खासतौर पर जो सेटअप है उसका एक अहम हिस्सा है, एक अहम फर्द है वो, और अगर वो हाथ आता है तो कराची का नेटवर्क के बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। बहरहाल मैंने उससे इन्फॉर्मेशन रशीद के बारे में जो भी ले सकता था ली। अब रशीद की मुझे कॉलों पे कॉलें आ रही थी मुसलसल कि आप इसको, आपने पकड़ लिया, इसको मारो, इनकाउंटर में मारो, इसी तरीके से इसको मारो।
भाई मैं चूंकि इन चीज़ों के वैसे ही खिलाफ था कि पकड़ के मारने में, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, ये तमाम चीज़ें मैं कभी इन्वॉल्व नहीं रहा। तो मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका बड़ा प्रेशर था कि किसी तरीके से बस आप मारो इसे वरना ये मुझे मार देगा। अब रशीद को पता था कि ये चीज़ लीक होगी, वो तो इस डर में इसको मरवाना चाह रहा था कि ताकि बाद में नहीं कि नहीं रह जाए, और उसके जहन में ये भी था कि अगर ये मारा जाता है तो जो बाद में हमें चीज़ें पता चली कि उसके जहन में यही था कि ये मारा जाए पुलिस के हाथों, और उसकी जो वाइफ है ये उससे फिर जो भी शादी कर ले, या जो भी उसका प्लान था। बहरहाल उसके दिल में बहुत सारी चीज़ें थी, वो उसकी वाइफ के लिए पागल हुआ जा रहा था। अमूमन मैं ऐसा नहीं करता कि इन्फॉर्मर को फिर, इसलिए कि बड़े टारगेट को पकड़ने के लिए छोटे क्रिमिनल से काम लिया जाता है, मैं ऐसे नहीं करता कि फिर उसके पीछे पड़ूं। लेकिन मैंने यहाँ ये किया क्योंकि ये भी एक हाई प्रोफाइल टेररिस्ट था और कराची का नेटवर्क हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम था। तो मैंने अब इसको ट्रैप करने की कोशिश की, और मैं इसको मिलने के लिए कहता रहा, ये किसी सूरत में मिलना नहीं चाहता था, और एहतियात ये करता था कि फ़ोन बंद कर देता था। इसको बड़ी पूरा पता था कि फ़ोन इस्तेमाल करने के, सेल फोन इस्तेमाल करने की एहतियात क्या है, तमाम चीज़ें इसको पता थी। ये फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं करता था ज़्यादा, और अक्सर पीसीओ से कहीं से कॉल कर ले, किसी नई सिम से कॉल कर ले, और थोड़ी देर के लिए फ़ोन इस्तेमाल करता था, बंद कर देता था। फिर बहरहाल इस पर काफ़ी हमने काम किया, लेकिन किसी तरीके से ये हमारे हाथ में आ रहा था। अब मुझे मौलवी यासीन ने, ये हमारे पास कस्टडी में था, मौलवी यासीन ने मुझसे कहा कि जी मेरी वाइफ से मुलाकात करवा दें आप, और उसने सारी बात बताई। उसकी वालदा का मर्डर हुआ है, वो भी उसे नहीं पता था किसने किया है, वो वाइफ से मिलना चाहता था। तो अब वाइफ को बुलाने में कोई हर्ज तो था नहीं, और चूंकि एक गिरफ्तार था और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को हम इन्फॉर्म कर चुके थे, वो उसे लेने के लिए आ रहे थे, तो मैंने इसकी वाइफ को बुलाया और उसकी मुलाकात भी करवाई अपने रूबरू अपनी पुलिस की मौजूदगी में। जब मौलवी यासीन की वाइफ उससे मिलने के लिए आई तो मैंने अपनी कस्टडी में अपने सामने उसकी मौजूदगी में उसकी मुलाकात करवाई। उन्होंने मुलाकात की, लेकिन कोई ख़ास बात नहीं, वही जो होता है मियाँ बीवी की सलाम दुआ हुई, बातचीत हुई, काफ़ी देर बैठे रहे, बातचीत करते रहे, लेकिन उसकी वाइफ ने रशीद के मुतालिक कोई बात नहीं की। और गो कि इसने सवाल जवाब किए रशीद के बारे में, वो कब आता था, उसने पैसे दिए, कितनी दफ़ा पैसे दिए, और उसने अपनी वाइफ को साथ साथ ये भी बताया कि मुझे शक है मुझे रशीद ने पकड़वाया है, बल्कि उसने कहा कि मुझे यकीन है रशीद ने पकड़वाया है। तो अब उसकी वाइफ तो वैसे ही डरी हुई थी। जब उसकी वाइफ उससे मिलके जा रही थी तो हमने फैसला किया कि उससे भी बात की जाए रशीद के बारे में और उस पूरे केस के बारे में। अब मुझे इस चीज़ का अभी तो कोई नहीं था कि रशीद किस तरीके से उसको अपने जाल में फंसा रहा था, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत ताल्लुक था वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया था। राबिया से जब बैठ के हमने बात की और रशीद के बारे में थोड़ी उससे बात की, तो वो बात करते हुए डर रही थी, घबरा रही थी, और कहती कुछ थी, उसके मुंह से कुछ निकल रहा था। तो मुझे अंदाज़ा हो गया यकीनन इसको कुछ ना कुछ पता है और कोई ऐसी चीज़ है जो हमसे छुपा रही है। जब इसको हमने बात की, उसमें लेडी पुलिस भी हमारे साथ थी, उनकी मौजूदगी में इससे बात की और थोड़ा सा इसको हमने सवाल जवाब किए, तो घबरा गई और उसने बताया कि मैं आपसे बात करती हूँ लेकिन मेरे शौहर को पता नहीं चले। डरी हुई थी वैसे भी बहुत ज़्यादा। तो इसने बताया कि जी मेरी गलती थी, रशीद मुझे बहला फुसला के अपने जाल में फंसा रहा था, मेरा उससे ताल्लुक था, बातचीत की हद तक था, हम फ़ोन पे भी कभी बात करते थे, कभी वो घर पे मिलने के लिए भी आ जाता था, लेकिन कोई और ताल्लुक नहीं था। तो लेकिन वो खौफजदा थी कि अगर उसके शौहर को ये बात पता चलेगी तो मुसीबत हो जाएगी। फिर उसने ये बताया कि एक मरतबा गो के रशीद, जब उसकी सास का मर्डर होता है उसके बाद उसने रशीद से बातचीत नहीं की, लेकिन एक दफ़ा रशीद ने उसको कॉल की किसी और नंबर से और इसकी उससे बात हुई थी 2 मिनट के लिए। तो रशीद ने इसको ये कहा था कि अगर तुम्हारा शौहर वहाँ मारा जाए या पकड़ा जाए तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, कभी भी तुम मुझसे रब्ता करके जब भी अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो मुझसे रब्ता कर सकती हो।
अब इसको समझ नहीं आ रही थी कि क्यों कह रहा है, इसका शौहर तो वहाँ था और कोई ऐसी मुसीबत भी उस पर नहीं आई थी। और अब चूंकि इसको इसके शौहर ने भी कहा था कि मैं कराची आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, तो इसको समझ नहीं आ रही थी रशीद इसको ये बातें क्यों कह रहा है। लेकिन फिर इसको समझ आ गई जब ये रशीद ने इसको मौलवी यासीन को पकड़वाया तो इसको बात भी समझ आ गई। जब हमसे बातचीत में इसने बताया तो उस भी इसका जहन खुल गया। तो इसने कहा कि जी मैं आपको गिरफ्तार करवाती हूँ इसको, और अब लेकिन मुझे इसके लिए इससे बात करनी पड़ेगी। अब ये एक थी तो एक सीधी सादी गांव की औरत, लेकिन चूंकि उसको गुस्सा भी था और रशीद पे इसको गुस्सा था कि उसने इसकी सास को भी मारा, फिर इसके शौहर को गिरफ्तार करवाया और इसकी मासूमियत से फ़ायदा उठा के इसको बला फसला भी रहा था। तो इसको मैंने कहा ठीक है तुम उसको फ़ोन करके इससे बात करने की कोशिश करो और उसको कहीं बुलवाओ। अब इसने यही किया जो इसको हमने समझाया, इसने उससे रब्ता किया और इसने टैक्स किया। इसका जो तरीका था इसने शुरू में जो बता दी कि ये फ़ोन नहीं करती थी, टैक्स करती थी, कॉल वो करता था। फिर जब इसने उसको रशीद को टैक्स किया तो उसको तो जवाब नहीं आया, रशीद का फ़ोन बंद था। लेकिन तकरीबन 3-4 घंटे के बाद राबिया के मोबाइल पे उसकी कॉल आती है और उसने इसको सलाम दुआ की, बातचीत की और इसने उसको बताया कि मेरा शौहर पकड़ा गया है, बहुत मसला हो गया है और अब मुझे पैसों की भी ज़रूरत है और मैं क्या करूं, मुझे बताओ, कानूनी मदद भी चाहिए। तो उसने उसको कहा कि देखो तुम्हारे शौहर को तो पुलिस ले जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा ले जाएगी, पता नहीं उसको मार दे क्या करे, तो तुम यहीं रहो आराम से, मैं तुम्हारे लिए कोई बंदोबस्त करता हूँ, मैं तुमसे मिलता हूँ। तो इसने कहा ठीक है, मुझे बताओ तुम मेरे घर आओगे या क्या करोगे। जो हम इसको गाइड कर रहे थे उसी हिसाब से बात कर रही थी। तो उसने इसको कहा कि ठीक है मैं घर तो नहीं आऊँगा, लेकिन ये कि उसने एक इसको सदर के इलाके में एक जगह एमपीएस मार्केट के करीब इसको एक दुकान का बताया कि जी मैं वहाँ आऊँगा, वहाँ मुझसे मिलना आके। अब ये इतना आना जाना तो करती नहीं थी, कहीं एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। बहरहाल उसने कहा कि मैं आ जाऊँगी। उसने पूरा बताया कौन सी बस पकड़ोगी, कौन सी वैगन पकड़ोगी और फला जगह पहुँचोगी तो मैं तुम्हें मिल जाऊँगा। ठीक है जी, सारी हमारी सेटिंग हो गई इसके साथ और नेक्स्ट डे इनकी मुलाकात तय थी। नेक्स्ट डे अब उस दिन हमने इसको अपने पास ही रखा ऑफिस में, ख़वातीन हमारे पास जो लेडी पुलिस थी उसकी मौजूदगी में थी। दूसरे दिन मुकर्रर टाइम पे दोपहर में 12-1 बजे के करीब जो टाइम सेट हुआ था मुकर्रर जगह पे हमने अपनी फील्डिंग बिठा दी आगे पीछे और ये भी चली गई वहाँ पे। लेकिन होता ऐसे है कि अच्छा फील्डिंग हमने ऐसे बिठाई कि हमारे जो लोग ऐसे लोग थे बज़ाहिर देखने में जो पुलिस वाले नज़र नहीं आते थे, वो हमने वहाँ तैनात किए थे। कुछ ख़वातीन थी और हमारी जो टीम थी असल ऑपरेशन वाली टीम वो सामने नहीं थी, लेकिन इतने दूर थे कि टारगेट जब आता हम उसे पकड़ सकते थे। अब होता ये है कि जब हम उसका वेट कर रहे थे तो रशीद को आना भी था, सारी चीज़ें तय थी और 100% था कि वो आएगा। रशीद के फ़ोन की लोकेशन हम चेक कर रहे थे तो लेकिन फ़ोन उसका बंद था उस वक्त और हमें अंदाज़ा था कि ये लोकेशन पे जहाँ उसने मिलना है वहाँ करीब आके इसको कॉल करेगा। लेकिन फिर अचानक ही क्या होता है कि रशीद को शक हो गया। अब शक की वजह क्या थी, कोई छठी हिस्स थी या उसका खौफ था। वो एम्प्रेस मार्केट के करीब आके और तकरीबन आप समझे कि 1 मील दूर आके उसने अपना माइंड चेंज किया और फिर वापस चला गया और उसने ना कोई कॉल की और कुछ भी नहीं किया, वो निकल गया वहाँ से। तो अब ये हम वेट करते रहे और राबिया वहाँ वेट करती रही, लेकिन ये नहीं मिला और ये चला गया। हम भी बहरहाल वापस आ गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था रशीद ने किस वजह से राबिया से ना मिलने का फैसला किया या शक उसे किस वजह से हो गया। बहरहाल वो अचानक ही उसने फ़ोन बंद किया और गायब हो गया। राबिया चूँकि हमारे साथ ताउन कर रही थी इसलिए वो मेरे साथ राब्ते में थी, वो भी घर चली गई। वो हमारे साथ ताउन कर रही थी और अपने शौहर से रोज़ मिलने आती थी और इसी दौरान टाइम निकल गया, इसका रिमांड पूरा हो गया और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को इन्फॉर्म कर चुके थे। मौलवी यासीन सतीश जेल जा चुका था, उन्होंने उसकी कस्टडी ली और वो उसके अपने साथ ले गए। तो राबिया वो भी अपने रिश्तेदारों के साथ वो निकल गई आगे। अब हमें कोई पता नहीं था कि रशीद कहाँ है। रशीद ने बिल्कुल राब्ते तोड़ दिए, फ़ोन बंद, सारी चीज़ें ख़त्म। अब होता क्या है कि
थोड़े अरसे बाद, मुझे तकरीबन होंगे कोई 5-6 महीने गुजरे होंगे। अब रशीद में हमारा जो जितना काम था वहीं रुका हुआ था, कोई पता नहीं था रशीद कहाँ है, कि ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया, कोई पता नहीं था। अब होता ये कि एक दिन मुझे अचानक ही राबिया की कॉल आती है, और कॉल आती है डेरा इस्माइल खान से। उसने जो स्टोरी बताई वो बड़ी हैरत अंगेज़ थी, और उसने बताया कि जी रशीद जो था वहाँ से भाग के, उसको शक हो गया था या जो भी था, वो भाग के वज़ीरिस्तान चला गया था। और जब वज़ीरिस्तान गया तो उसने अपने सेटअप में टीटीपी के लोगों को जो स्टोरी बताई वो कुछ मुख्तलिफ थी। और उसने बताया कि जी उसका फ़ोन सुना जा रहा था, जिसकी मदद से पहले मौलवी यासीन को पुलिस ने पकड़ा है, और उसके बाद रशीद पर भी रेड पड़े, लेकिन ये किसी तरीके से जान बचा के भाग आया। बहरहाल इसने ये स्टोरी उनको सुनाई, और चूंकि उसका बैकग्राउंड ऐसा था, माजी में बहुत सारी चीज़ें कर चुका था, काम ऐसे किए थे, तंजीम में उसके भी एक नाम था, तो बहरहाल वो अपनी सेटअप को मुतमईन करने में कामयाब हो गया। लेकिन जब मौलवी यासीन खैबर पख्तूनख्वा पहुंचता है और उसकी बीवी वहाँ पहुंचती है, और मौलवी यासीन ने बीच के लोगों के ज़रिए आगे बात बताई है, तो अब जेलों से भी आपको पता है ना कि बाहर पूरे पैगाम चले जाते हैं, सारी एक एक चीज़ बाहर पहुंच जाती है। मौलवी यासीन ने अपनी लीडरशिप को बताया, मैसेज किया, बीच के लोगों के ज़रिए पूरी बात बताई। और जब उसे कहा गया कि जी रशीद तो कहता है कि जी फ़ोन ट्रेस हुआ है इसका, और उसकी वजह से ये पकड़ा गया, और इसकी वजह से मुझे भी कराची छोड़ के भागना पड़ा है, मेरे ऊपर भी छापे पड़े हैं। इसने बताया कि जी मैंने तो फ़ोन इस्तेमाल ही नहीं किया, फ़ोन तो मेरा मुसलसल वज़ीरिस्तान से कराची पहुंच गया हूँ, मैंने फ़ोन ही नहीं खोला, तो मैं कैसे पकड़ा जाऊँगा फ़ोन की मदद से। जिस पर टीटीपी के लोगों को शक हुआ, और उन्होंने रशीद को पकड़ने की कोशिश की। तो रशीद को चूँकि उस तक भी बातें पहुंच रही थी कि भाई जेल से बातें बाहर आ रही, तो वो भागकर वहाँ से किसी तरीके से फरार होकर अफ़गानिस्तान की तरफ निकल चुका था। लेकिन उसे बॉर्डर के करीब ही वहीं टीटीपी का सेटअप, बहुत ज़बरदस्त सेटअप था उस वक्त, उन्होंने किसी तरीके से वहाँ से पकड़ के लाए और उससे इंटरोगेशन की, सख्ती से उससे बातचीत की, बहुत ही बुरे तरीके से उसके साथ पेश आए। तो जाहिर इंसान था, और पहले तो उसने बड़ा टाइम लिया, लेकिन जब उसे उन्होंने कहा कि अगर बात सही नहीं करोगे तो गोली मार देंगे, तो उसने फिर पूरी बात बताई, अपना जुर्म कबूल किया। और इसी दौरान इन्होंने फिर जो कराची का सेटअप था, टीटीपी वालों ने उनसे बात की, और उन्होंने कहा कि इसके बारे में मालूमात हासिल करो, इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया है वहाँ पे। और तो जब कराची में टीटीपी के सेटअप में इसके बारे में मालूमात करना शुरू की, तो बहुत सी इसकी शिकायत सामने आई, जिसमें औरतों को हरासा करने के और बला फुसला के ताल्लुकात कायम करने वाली चीज़ें भी जाहिर हुई। तो अब तो कोई शक व शुबा था ही नहीं, इसने फिर वो कबूल भी कर लिया जो इसने मौलवी यासीन के साथ किया था, यार उसकी वाइफ को जो गिरने की कोशिश की थी। तो अब होता ये कि टीटीपी का आपको पता है कि किस किस्म की वहशन है, सज़ाएं देने के हवाले से टीटीपी बदनाम है, और उस वक्त भी थी। तो उस वक्त तो पूरे जोबन पे थे, इन्होंने अपनी अदालत लगाई और सारे इल्ज़ामात रशीद पे सही साबित हुए, और इन्होंने वही सज़ा दी जिसके लिए ये हमेशा ये कहते थे हम मकबरों का अंजाम बद से बदतर करते हैं। इन्होंने वही किया, और इसको सर कलम करके ज़बा करके इन्होंने फेंका। और कहते हैं कि जो इलाके के आवारा कुत्ते थे, उन्होंने फिर रशीद की लाश की तिक्का बोटी कर दी। तो आपके सामने किस किस्म का अंजाम हुआ एक ऐसे शख्स का जो कि बज़ाहिर दीनदार भी था, और जहादी नेटवर्क में उसका बड़ा मुकाम भी था, लेकिन जो उसने किया, अपनी घटिया हरकतें करता था, वो आखिरकार पकड़ा भी गया, और उसका एक दर्दनाक अंजाम भी हुआ, बुरे अंजाम से दो चार भी हुआ। ये एक नहायत ही खौफनाक मगर दिलचस्प स्टोरी थी जो मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद है आपको ये आज की स्टोरी पसंद आई होगी।